नाउ पहला चैप्टर हमारा था इंटीजर्स. लिसन केयरफुली माय स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे. मैंने जब इंटीजर चैप्टर करवाया था स्टार्ट, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर बताए थे, और फिर इंटीजर बताया था ना. अब मेरा स्टेटमेंट सुनो. स्टेटमेंट सुनना है. पहले ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, यस और नो का क्वेश्चन है. उसके बाद मैं आपसे रीजन भी पूछूंगा. ठीक है. एवरी इंटीजर, ओके, every integer is a natural number. Okay, Yashika Joshi, you raise your hand. Sir, no. Good morning बेटा. Good morning, मैंने sir. पूछा है every integer is a natural number. True or false? Just say true or false. बाकी बच्चे इधर ध्यान से सुने. Sir, false. Yes, it is false. But why it is false? So because in integers there is zero also present, and zero is is a whole number. Is a whole number, or simply we can say in integer there is zero, and Negative. zero is not available in natural number. Is it clear? Your Yes, answer sir. is good. Fine. Okay. Please put your hands down. I have one more statement. ओके, लास्ट स्टेटमेंट. इसके बाद हम अपनी आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. एवरी होल नंबर is an integer. Every whole number is an integer. Yes, Sivain, you raise your hand. मैंने पूछा है every whole number is an integer. True or false? Shivain. Sir, it is true. It is true. Can you explain why it is true? Sir, integers also includes zero and positive numbers and whole number also. Integer includes zero and positive number, and whole numbers are zero and all counting numbers. Very fine. Yes, sir. Very good. Okay, your answer is correct. Now please put your hands down, because we are going to start our exercise. That is exercise 2.2. कितने क्वेश्चन हुए थे कल हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए थे एक्सरसाइज 2.2 में. उनमें मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था 3, लेकिन ये भी कहा था कि आपको 3 नहीं करना है, क्योंकि वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ था. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑन आवर स्क्रीन. ओके. मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म. ओके, क्वेश्चन सबको विजिबल हो ही रहा होगा. वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस्ड टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. हमें लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखना है. तो फर्स्ट पार्ट मैं बताता हूं. फर्स्ट पार्ट कैसे होगा, उसके बाद फिर इसके बाद क्विक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे. देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है. सिंपल सा पूछा है कि इन्हें मल्टीप्लाई करो और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करना है. Here we have first part, that is 17 multiply 3/5 is equal to. देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है. 17 multiply 3/5, सॉरी 7, it's 7 multiply 3/5. सिंपल सा है. 7 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, और जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता कुछ, उसके नीचे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? एज्यूम 1 एज्यूम कर लेते हैं. अब 7/1 हो जाएगा, और 3 multiply 5, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में. 7 multiply 3 21 अपॉन 1 multiply 5 मींस 5. तो मींस वी हैव 21/5. ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. सिंपलेस्ट फॉर्म जब आ जाती है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जब 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 चलेगा.
और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1. पॉइंट में नहीं निकालते हैं जब मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 4 and 1/5. 4 and 1/5. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कितना है 4 मल्टीप्लाई 1/3. 4 मल्टीप्लाई 1/3. 4 मल्टीप्लाई 1/3 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 1 4/3. और मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा 1 and 1/3. 1 and 1/3. ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया? तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड पार्ट करना है. 2 मल्टीप्लाई 6/7. डू फास्ट और जस्ट रेज योर हैंड. और जिससे पहले से रेज हैंड करके प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. हमारा क्वेश्चन था 2 मल्टीप्लाई 6/7. भावेश, यस प्लीज बेटा, व्हाट इज योर आंसर? 1 and 5/7. Please explain it how you solved it. सर Please explain कैसे करा आपने? कोई डिनोमिनेटर नहीं था तो हमने सब 1 मान लिया. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 7. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7. तो सर तो हमने सर इसे 12 को हमने 7 से डिवाइड किया तो मतलब रिमाइंडर मतलब वो बचा 1 बचा. ये दिख भी तो नहीं रहा. रिमाइंडर 5 बचा. यस सर, रिमाइंडर 5 बचा है सर. और Yes. और सर आंसर मतलब और वो सर को कहते हैं कहते हैं इस फॉर्म में लिखेंगे तो Question- कैसे लिखते हैं? पहले क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके बाद Yes, sir. रिमाइंडर एंड देन डिवाइजर. आंसर ओके, डिवाइजर सब 1 आया है. यस, डिवाइजर इज क्वेश्चन है बेटा वो, ठीक है, सही है आपका आंसर. ओके, okay, we have done first part, second part and that third part. Now fourth part, please solve fourth part. Fourth part में क्या है? फोर्थ पार्ट में है 5 मल्टीप्लाई 2/9. फोर्थ पार्ट में 5 मल्टीप्लाई 2/9. अनमोल बिष्ट, फोर्थ पार्ट, अनमोल बिष्ट. Sir, 1/9. 1/9. 1 and 1/9. Yes, correct. Your answer is correct. 1 and 1/9. 9. Okay. Now moving on next question. एक पार्ट और करना है, पार्ट नंबर अब मुझे पता है कि ये सब पार्ट आप कर लोगे इजीली, और मुझे ये भी पता है कि अगला पार्ट सबने कर लिया है. सही है? तो स्क्रीन पे आपके 1 to 10 सारे पार्ट अवेलेबल हैं. ठीक है, अब मैं इसमें कोई सा भी पार्ट पूछ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है आपने नेक्स्ट पार्ट तो कर ही लिया है. तो मैं पार्ट पूछूंगा आपसे, ध्यान से देखना स्क्रीन, क्योंकि मैं स्क्रीन क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्टॉप कर दूंगा ताकि मैं आपके हैंड्स देख सकूं. 8 पार्ट. 20 मल्टीप्लाई 4/5. 20 मल्टीप्लाई 4/5. ओके मुदित, प्लीज बेटा वेट अ सेकेंड है. 20 मल्टीप्लाई 4/5. मुदित, आई एम अनम्यूटिंग यू.
Yes. Sir, 15. 15. Only 15. Sir, no, sir, 16. 15 or 16. Final. Sir, only 16. Only 16 ना. पहले 15 क्यों कहा था आपने? चलो आपका आंसर सही है. सही है. 16 is the final answer. Why it is 16? Mudit. Sir, because 80 is fully divided by 5. Okay. It is 80. 20 multiply 4 upon 5 है. तो 20 की multiply किस में हो जाएगी? 4 में. तो means we got 80. And 80 divided by 5 means 16. Remainder 0 बच रहा है तो mixed fraction में हम नहीं लिख सकते. Okay. एक और पार्ट करेंगे इसका, ऐसी रैंडम लेंगे और इस बार ये लास्ट पार्ट होगा. बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क में करना है. स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे. और इस बार लेते हैं हम सिक्स पार्ट. 5/2 multiply 6. Okay, धैर्य. धैर्य, can you hear me? धैर्य. Sir, answer is 15. Okay, 15. How it is 15? धैर्य, can you hear me? Yes, sir. Please explain how your answer is 16. Sorry, 15. Sir, 15. Sir, first we will multiply 5 into 6, then 5/2 into 6, then answer will come 30/2. 30/2 means? Sir, 30 is fully divided by 2, so we can't write it in mixed fraction. Okay, that's fine. Your answer is correct. Okay. Hopefully all these part are clear to all. सही है? Easy है, सबको clear हो गए होंगे. Now moving on next question. Question next देखेंगे आप. Okay, question number 4. Question number 4. शेड करना है, सिंपल सा है. प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. क्वेश्चन नंबर 4. शेड 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए. यहाँ पे 3 फिगर दी हुई है, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी. हमें शेड करना है, सिंपल सा शेड. क्या करना है? 1/2 लिखा हुआ है. देखो क्लियर सा है, सिंपल सा है. फ्रैक्शन हमें 1/2 दिया, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. फ्रैक्शन जो है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगी आपको. यहाँ पे 1/2 है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? जितने इसमें सर्कल है ना, उतने इसमें डिनोमिनेटर होना चाहिए. कितने सर्कल है? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 क्या है? 12 सर्कल है, तो डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए था? 12. Here we have 12 circles, so denominator also should be 12. और डिनोमिनेटर में है कितना? अभी 2. 2 को 12 कब बनाएंगे? जब 2 की मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे. तो 2 6 या 12. अगर 6 की डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए तो न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी. तो 1 × 6, 2 × 6. ओके, यहाँ पे दे रखा है 1/2. उसको फ्रैक्शन में 12 लाना है, डिनोमिनेटर में 12 लाना है. तो 6 से डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों करा ऐसा? क्योंकि हमें पता चल गया टोटल सर्कल कितने हैं? 12. और उसमें से कितने शेड करने हैं? 6. तो ये जैसा आपके मार्क्स आते हैं 20 में से 18 आए, इसका मतलब you got 18 out of 20 means
योर फ्रैक्शन इज 18/20, ऐसा इजिली शेड कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको शेड करके तो दिखाने नहीं है, लेकिन ये बताना है कि यहाँ पे सर्कल कितने, सॉरी ट्रायंगल है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में ट्रायंगल है। मेरे को ये बताओ, हमें फ्रैक्शन क्या दे रखा है 2/3, तो मुझे ये बताओ हमें कितने ट्रायंगल इसमें शेड करने पड़ेंगे 2/3 में। सही है, ओके। गुनीव कौर, Guneev Kaur, can you hear me? Sir. बेटा can you hear me? Yes. हाँ बेटा, कितने ट्रायंगल शेड करने पड़ेंगे इसमें? सर अगर सर उसमें 9 है तो फिर अगर हम 2/3 का लेंगे तो फिर हमें ऊपर के 6 करने पड़ेंगे शेड। कैसे? सर 6 ही क्यों करा? Your answer is correct, but सर क्योंकि फ्रैक्शन 2। okay, your answer is correct. सही है। Please wait for explanation. Shivam Yadav, you raised your hand. Shivam Yadav. Yes, sir. बेटा कितने पार्ट शेड करेंगे इसमें? The third में हाँ नहीं, सेकंड में। sir, second में sir we will shade sir 6. Okay, 6. Guneev Kaur also said 6, and your and 6. Can you explain? Yes, sir. Sir, in this second there are sir we will count the this denominator in this so we have 9. Then we will 2 and 3 into 9 we will do, and then we will divide फिर divide हो जाएगा 3 और वो 9 3 वो आ जाएगा 3 2 into 3 equal to 6. Okay, beta, your answer is correct, and explanation is also nice, but there is more improvement. Okay, simple सा है हमारे explanation में। पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या है। हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 9। तो हम चेक करेंगे क्या हमारे जो 9 ट्रायंगल है उतना ही क्या हमारा डिनोमिनेटर भी है। तो चेक करा तो नहीं आ रहा है। डिनोमिनेटर कितना है 3 और टोटल नंबर ऑफ फिगर्स ट्रायंगल्स कितने हैं 9। सो वी शुड हैव आवर डिनोमिनेटर 9। हमारा डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 9। अब डिनोमिनेटर को 9 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 जा 9 और 3 के ऊपर भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इज इट क्लियर? ओके, देयर इज वन मोर पार्ट। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 3/5। फ्रैक्शन है 3/5 और इस बार ट्रायंगल, इस बार हमें रेक्टेंगल दे रखे हैं, सॉरी स्क्वायर दे रखे हैं। कितने स्क्वायर है 15 स्क्वायर है। 3/5 और 15 स्क्वायर है। अन्य बत्रा बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अन्य बत्रा Yes, sir. हाँ, Sir, yes. the answer is 9. Okay, answer is 9. Why it is 9? So the fraction Okay. is squares in a box. Okay. So we will multiply the numerator also. Okay, moving on next question. Question number 4. So, question number 5. Hopefully these all questions are clear to all. Now question number 5. Question number 5 is on your screen. Find
फाइंड 1/2 ऑफ, देखो ये एक पार्ट है पूरा, ये सिंपली एक पार्ट है जिसमें फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में क्या कहा गया है, 1/2 फाइंड करना है किसका, पहले 24 का फिर 46 का। सिंपल सा एक पार्ट मैं बताऊंगा फिर बाकी पार्ट आपसे पूछूंगा। 1/2 ऑफ 24 एंड 1/2 ऑफ 46। 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ का क्या मतलब है, 1/2 ऑफ किसका पूछा है, 24 का। 1/2 ऑफ 24 मतलब होता है ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, सिंपल सा है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 24 एंड 1 मल्टीप्लाई 24, 24 रिमेन सेम एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 मींस 2, मींस वी गेट 24/2 और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे सिंपली कितना आ जाएगा, 12। ओके धैर्य, प्लीज पुट्स योर हैंड्स डाउन। धैर्य, इज इट क्लियर? इसी के सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, अगेन 1/2 ऑफ, पहले 24 का निकालना था, फिर 1/2 ऑफ किसका निकालना था, 46 का। और 1/2 ऑफ 46 कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 46, 46 अपॉन 2, 46 मल्टीप्लाई 2 इज 23। ओके नेक्स्ट, बी पार्ट इज ऑन योर स्क्रीन। 2/3 ऑफ 18, फाइंड इट, 2/3 ऑफ 18। अच्छा इस बार मैं उससे पूछूंगा जो आंसर, जिसने एक भी आंसर नहीं दिया है या जो हैंड रेज नहीं कर रहा है। इजी क्वेश्चन है, आप सबको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना है और हैंड रेज करना है आपने। 2/3 ऑफ 18, okay Shreyas, you raise your hand, okay beta, please tell me the answer। 2/3 of Sir. 18, Sir, answer is 12. yes, how? Sir, because sir, 2/3 into 18, sir, denominator nothing is there, so we'll put denominator as 3 into 1. Answer is answer is 36/3, so we can simplify this. Answer is 12. Okay, very nice, very nice. Answer, final answer is 12. 12. Your answer is correct. Okay, Nitika Goel, yes beta, can you find 2/3 of 27, second part इसका yes, कर लिया आपने, सर कर रही हूँ करा? सर क्वेश्चन क्या है, 2/3 और क्वेश्चन सेम है बेटा, क्वेश्चन सेम है, जहां पे 2/3 ऑफ 18 था ना, 18 की जगह 27 करना है। 27। ओके, यू हैव 10 सेकंड। नितिका गोयल, आई विल आस्क टू यू। आपने पहले के लिए हैंड रेज करा था लेकिन पहला वाला एक्सप्लेन हो चुका है। 2/3 ऑफ 27, 19 sorry 18। your final answer is 18 and your answer is correct. Can you explain it? yes sir, 2/3 into 27 is equal to 2 into 287 is equal to 54/3. We will divide for 54 by 3, the answer will come 18। Okay, very nice explained. Okay, ठीक है आपका आंसर। ये हमारा बी पार्ट था, अभी एक पार्ट और करेंगे। प्लीज बी रेडी टू ऑल, सही है? इस बार मैं हैंड्स नहीं देखूंगा आप किसी का, सही है? प्लीज इन्वॉल्व रहे, आप यहाँ प्रेजेंट हैं तो अपनी प्रेजेंस भी दें। बी रेडी नाउ, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। मुझे पता है किसके हैंड रेज हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं प्लीज ट्राई टू रेज योर हैंड। ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट। ओके, सी पार्ट, here we have C part, 3/4 of,
इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्वेश्चन को, और ये हाईलाइट हुआ है येलो कलर से, लेकिन हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं, इसका कलर चेंज करके हम ग्रीन कर रहे हैं। ग्रीन वाला क्वेश्चन करना है आपको। 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 16 एंड 3/4 ऑफ 36। दो पार्ट है इसके, दोनों नोट कर लो, फिर मैं पूछता हूँ। 3/4 ऑफ 16, 3/4 of 16. Yes, Harshit, you raise your hand. Very good. That you raise your hand. Harshit, can you hear me? Harshit? Harshit, can you hear me? Okay. Harshit is not responding. So I am passing this question to Sahajpal. Sahajpal Singh. Sahajpal, can you hear me? Yes, sir. Okay, beta. 3/4 of 16 पूछा है. Sir, the answer is 12. The answer is 12. Very good. But how it is 12? Sir, we will multiply 3 into 6. The answer we will get 48. We will divide 48 by 4. The answer will come 12. Okay, very nice. Okay. Very well explained by Sahajpal Singh. Now, second part of this. 3/4 of 36. Please. 3/4 of 36. Adarsh. Sir, answer is 27. Yes, answer is 27. Can you explain beta others? सर पहले हम 3/4 है तो 3 into 36 तो 108 आएगा, फिर डिवाइड कर देंगे सर उसको 4 से तो 27 आ जाएगा. Okay, final answer is 27. Okay, your answer is correct and well explained. Now, is there any query? So you student, you can ask. अगर कोई problem है तो पूछ सकते हैं आप. Okay, we have completed question number 5 and now it is time to solve question number 6. अगर क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को प्रॉब्लम है, रिमेनिंग पार्ट मींस डी पार्ट इज योर होमवर्क. ओके, मानवी अग्रवाल, यू रेज योर हैंड. इज देयर एनी क्वेरी? देन यू रिमेन रेज योर हैंड, अदरवाइज प्लीज पुट्स योर हैंड्स डाउन. अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्लीज पुट्स योर हैंड्स डाउन. ओके, आपको क्वेरी है कोई? ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. Question number 6 में क्या पूछा गया है? Multiply and express as mixed fraction. Multiply and express as mixed fraction. Multiply करना और mixed fraction में लिखना. देखो सिंपल सा है. A part. I am highlighting the A part. क्या बोला गया है? 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 1/5. पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है? तो 3 मल्टीप्लाई, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 5 25, 25 प्लस 1 26/5. इज इट क्लियर? क्या बोला गया? 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 25 प्लस 1 26/5 और 3 मल्टीप्लाई 26 कितना हो जाएगा? 78/5 और 78/5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है?
सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5/5 एंड 1/5 है। पहले 5 एंड 1/5 को मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं? पहले जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसकी मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, मींस दोनों 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में उसे प्लस कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 26 78/5। फिर अगेन मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे सबको आता ही है। 78 को 5 से डिवाइड करेंगे and then we get our answer. Now here we have next part. Question number 6, B part. 5 multiply 6 and 3/4. 5 multiply 6 and 3/4. Start solving it. Okay. Please raise your hand. Okay, Anmol wished you raise your hand. Meenakshi, you haven't answered yet any question. So please, Meenakshi Tiwari. Yes, sir. So Yes. the answer is 33 whole 3/4. Please, beta, explain step. So first of all, we will multiply 5 into 27/4. So it will come 135/4. And when we'll divide 135 with 4, so it will come 33. Remainder will come 3. So whatever is the remainder, it will come as a numerator. And whatever is the question, it will come as the whole number, and the denominator will remain same. So with this process, 33 whole 3/4 is the answer. Okay, very nice explained, मीनाक्षी तिवारी। ठीक है, अभी एक बार हम देख लेते हैं कैसे कैसे इसको करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बी पार्ट 5 मल्टीप्लाई 6 एंड 3/4। पहले जो 3/4 है ना, इसको क्या करेंगे? इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज होगा? 4 मल्टीप्लाई 6, 4 6 जा 24 प्लस 3 27/4। 5 मल्टीप्लाई 27 63/4। और जब 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा? 33 and 3/4। ओके, सिमिलरली वी हैव नेक्स्ट पार्ट 7 मल्टीप्लाई 2 and 1/4। इसको मैं बता देता हूं। तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 1 9/4 एंड 7 मल्टीप्लाई 9 63/4। अगेन सॉल्व करेंगे तो 15 and 3/4 आ जाएगा। Okay, there is a mistake in this question. ये सही है, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, इसमें गलत सॉल्व कर रखा है थोड़ा सा, बट सी पार्ट इज करेक्ट। 7 मल्टीप्लाई 9 63/4 एंड 63 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन कितना आएगा? 4 15 जा 60 होता है, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बचा? 3/4। ओके, okay, now we have finished up to question number 6, and there are 2 questions more, 7 and 8. We will do question number 7 and 8 in the next session. But before that, is there any query you can ask by just raising your hand? Any query? अगर कोई query नहीं है, please put your hands down. अगर कोई क्वेरी नहीं है, प्लीज पुट्स योर हैंड्स डाउन। शिवम यादव, इज देयर एनी क्वेरी? शिवम यादव? No, sir. Sir, all is Okay. understood. Okay, your session is almost over, but before
ending the session, I will ask a question. सिंपल सा क्वेश्चन है, सही है? आपके साइड में ना जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आता है वहां पे यस और नो का ऑप्शन है. अच्छा, इनका कोई यूज नहीं करना फिलहाल. जस्ट रेज योर. अमृतवीर सिंह, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. अमृतवीर सिंह. ओके. जब हम मिक्स फ्रैक्शन को, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे. व्हेन वी चेंज अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ फ्रैक्शन, व्हेन वी चेंज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विल बी, व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इट इज. जब हम एक मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन किस तरीके का आता है. और ये क्वेश्चन का आंसर मैं पूछूंगा जो जिसने अब तक कोई आंसर नहीं दिया बट इस बार रेज हैंड करा है. आरोही गंगनेजा. ओके, आरोही. आरोही, आरोही, can you hear me? Okay, Arohi is not able to answer. Priya Tiwari. Priya Tiwari, can you hear me? Priya. Priya Tiwari, can you hear me? Priya. Okay. Your answer, your voice is not audible. Next, Sonarika. Sonarika. Options. Very good. Very good. क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा गया था सोनारिका? कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. सोनारिका, Yes, क्वेश्चन sir. क्या पूछा था? So when we change mixed fraction in converted. Or okay, and in which fraction it will be Improper converted? fraction. In Improper fraction. improper fraction. Can you explain what are improper fraction with example? Sir, improper fractions are the fraction in which numerators are bigger and denominator are smaller. Okay, very Is nice. smaller. Very nice. By For Sonarika example, Singh. 4/2. ओके, वेरी गुड. ठीक है, सिंपल सा है. जब एक मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो वो या तो इम्प्रॉपर होगा या प्रॉपर. नो, इट इज ऑलवेज इम्प्रॉपर. ओके, इट इज ऑलवेज इम्प्रॉपर. तो हमेशा इम्प्रॉपर होगा. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोस फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल 5/2, 4/2, 3/1, 3/2, 5/4, and there are many more. Okay, please put your hands down. If there is any query, please note down that query for the next session. Till then, bye bye, goodbye, and be safe at home. Bye to all. Bye, sir. Class नहीं over हुई.
sir कहाँ गए? Everyone, Shivam and Arohi, Shivam and Arohi, let me start, then I'll take care of you. Fine? And now, as I told you, that okay, today children, good morning everyone. Today what we are going Everyone, good morning, everyone. We are going to do a quick recap already at you, but so let us start it. So let me tell you, children. Delhi, we are in the lesson number 3. We are going to study. We have to study lesson number 3. That is the Delhi Sultans. I told you earlier that Delhi became the capital of kingdom under the Tomars and Chauhans. That Delhi progressed as an important center. Sultan Delhi children, tell you children that Delhi became a progressive or a progressing, a very important trading center under two rulers. They were Rajput and the Chauhans. The city of Delhi was inhabited by many Jain merchants, the businessmen or the traders. These Jain merchants who were living in Delhi, they had constructed a number of temples at Delhi. Fine. I told you earlier that the coins which were known as Delhiwal were made here and had a wide circulation. Let us revise once more. What were Delhiwal? We had discussed it earlier. Delhiwal used to be the coins which were minted under the Rajput Tomar kings. Delhiwal is the name of the coins. Delhi played a most important role in the transformation of Delhi into a capital. That it was during the time of the Mughal kings that the Delhi became the capital of India. Finding out about the children, I told you that Tawarik, Tawarik, Tawarik were written by learned men. Tawarik, what were Tawarik? Tawarik were the histories. तारीख were you are familiar with. आप बोलते हो ना आज क्या तारीख है? TARIK, तारीख means date, but here it means तारीख means history. The Tawarik is the plural of the word तारीख.
So I am telling you, read written by learned men, secretaries, administrators, poets, and courtiers who live in cities, who live mainly in Delhi. So the learned people, they used to write children of the Mughals, emphasizing the importance of food. Authors, writers, administrators, poets, courtiers, they were all writing the history. They were all writing about the Mughal rulers. They were advising the Mughal rulers like how to administer or how to and how to be a just ruler. What is just, beta? Just means justice. That is how to do justice with public. Justice in Hindi means nyaya karna. How to do the just rule. These all advices were given by the
Okay. Now let us continue, children. So I was telling you that Tawarikh, that is the history of the Mughal rulers, were written by the people. They were administrators, learned person, and courtiers and poet children. They used to write the history of the sultans or the Mughal rulers, and they also advised children, the rulers, on how to rule. And what happened? Uh, they used to advise the king how to do just rule. Just rule means justice. That is how to do justice with the public. And then uh, uh, then Razia, she was the daughter of Iltutmish. She became the Sultan of Delhi in the year 1236. That is 1236, and she was dethroned. Means because she was a female, and in that days females were not welcome by the society. So Razia Sultan, who became the king of Delhi and who was the daughter of Sultan Iltutmish, the year was 1236 when she became the Sultan. But again, in the year beta 1240, that is 1240, she was dethroned. That is, she was removed from the throne for being on the ground. What was the reason? What was the reason, beta? For being a woman, and she was unacceptable to the nobles. The high class, the ruling class didn't like the idea of being ruled by a women ruler. Therefore, she was dethroned. That is, she was throne means Rajgaddi. In the meaning is a Rajgaddi. So she was in the year 1240, she was removed from the throne. Now, from garrison town, children, to empire. Next heading, which we had studied, garrison town. What is garrison, beta? A town, garrison means a town fortified with soldiers. That is a town having soldiers. Garrison means soldiers. Fine. So, in the children, in the early 18th century, there was no significant expansion of Delhi. Expansion, what is expansion, beta? Increase the empire. There was no, in the 18th century, there was no significant or important expansion, only beyond heavily fortified town occupied by garrisons. In the 18th century, okay. So let us continue. So I was telling you, in the 18th century, the Mughal children rulers, they didn't start expanding their territories, but they did one thing, that is they fortified their areas. That cities, fortified means the city which is made stronger by keeping the soldiers. Fine. So it was only children during the reign of Ghayasuddin Balban, Alauddin Khalji, and Muhammad Tughlaq. Three names, which these were the names of the Mughal rulers. I'll repeat it again. Alauddin Khalji, Ghayasuddin Balban, and Muhammad Tughlaq, that Delhi saw expansion for the first time. That is, these three rulers, Alauddin Khalji, Ghayasuddin Balban, and Muhammad bin Tughlaq, they started expanding the Mughal empire. What is expansion, mane beta? Badhana, Raj ko phailana, fine. So the armies of Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent, means India, till the reign of Muhammad Tughlaq. Till the reign means ruling. Till the time when Muhammad Tughlaq ruled, there was a series
Okay. So let us continue, children. I hope you are understanding. So what happened, children? Tehajpal, you need to be quiet. Tehajpal, be alert. I am revising the chapter so that I could make you understand. It's only when you are attentive that you will understand. Fine. So be attentive, everyone. Yes, that's better. So what happened, children? I was telling you that during the 18th century, yes, but later during the rule of three rulers, Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khalji, and Muhammad bin Tughlaq, there started a series of campaign. They started winning the areas, nearby areas. So now what happened, children? They defeated rivals and seized cities. Once Muhammad bin Tughlaq, Alauddin Khalji, they started, what they did, beta? They started defeating the rivals. What is rivals? Enemies. They started defeating the enemies and they started seizing the cities. Seize, S-E-I-Z-E. Seize means controlling. They started controlling other cities. The Sultanate collected, they started, the sultans or the Mughal rulers, beta, they were also known as sultans. They started collecting the taxes from the peasantry. Peasantry means farmers. Once they started winning the nearby areas, when they had control over the other cities, they started collecting the taxes from the farmers. So this system was criticized by the elite class and authors of the Tawarikh. The elite class, the high class, the people who were living there, elite class, that is the ruling class or the full class, the high class, they didn't like this idea of the Mughal rulers, because for them the new high class, they were illegal rulers. No, they had forcibly controlled the area. Right? Now let us continue. I told you earlier, Khalji and Tughlaq kings appointed military of varying sizes. Important point which I discussed. Let us do a recap of the point. I told you that Khaljis and Tughlaq rulers, they had appointed military commanders as governors of the territories of varying sizes. These territories were called Iqtas. IQTAS. I hope this is clear now that few Mughal rulers, they had appointed military commanders, and those military commanders were given larger piece of land. The piece of land varied in sizes. Different sizes of land were given to the military commander, and these lands which were given to the military commander were known as Iqtas. 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 And the landhold and these holders of the Iqtas were often known as Iqtidar or Muftis. MUQTIS. Muftis and Iqtidar is the same thing. Let me explain you once more. Iqtas were the piece of land which were given to the military commanders. So those military commanders who had been given the piece of land, they came to be known as Iqtidar or the Muftis, MUQTIS, Muftis, and the land which was under their control, it was known as Iqtas. I hope I am able to make you understand. Iqta and Iqtidar. Iqtidar is the person who is holding the land, and these used to be the military commanders. There we alert. Okay, fine. Now what happened? Muftis or Iqtidar, they were responsible for leading their military campaign and maintaining the Iqtas. One duty assigned to the Iqtidar was to look after the Iqtas. Whatever land was given by the Mughal rulers to the Iqtidar or the military commanders, they were supposed to take care of it, and at the same time, they were supposed to lead the military campaign, that is a series of military operations. Why they were supposed to lead a military operation? So that Mughal rulers, with the help of the Iqtidar, they could extend their rule of the territory. Fine. So at the same time, a Mufti was expected to lead the military campaign
campaigns. I am telling you the meaning of the term military campaigns. That is a series of military operations. Means they were supposed to go for fighting with the rulers of the nearby area, that they could control other areas, so that Mughal rulers could expand their territories. And what happened? Accountants were appointed to collect revenue. Accountants were appointed by the state. Accountants were appointed, state means by the Mughal rulers, beta, to check the amount of revenue collected by the muftis. Let me clarify it. The Mughal rulers, they used to keep the people who used to keep an account how much tax was collected by the muftis. As I am telling you continuously, muftis were the people, military commanders, who were given the land by the Mughal rulers. So Mughal ruler has appointed the commander in order to see that the revenue collected by muftis should exceed what was expected by the Mughal rulers. Mughal rulers had fixed a particular amount. In proportion to that amount, muftis were allowed to collect the taxes from the people living in the muftis. And those muftis were allowed to keep the number of the soldiers which were fixed by the state or by the Mughal rulers. I hope it is clear. Let me clarify it more. Muftis' children were supposed to keep the number of soldiers in their with them. The number was decided or fixed by the Mughal ruler. At the same time, how much taxes were to be collected by the muftis, it was all decided by the Mughal ruler. And in order to keep the check that they couldn't collect more than that, accountants were appointed. I hope it is clear. Accountants, they always supervise or they always keep an eye that the muftis didn't collect the taxes more than what was expected of them. Fine. Now, children, Delhi Sultan had a complete control over hinterland. Hinterland, hinterland. A new term which I am trying to explain. So be attentive. Delhi Sultan had a complete control over the hinterland of the cities, and so the Samantas was to accept their authority. Let me explain. Hinterland, beta, what is hinterland? Hinterland refers to a land which is adjacent to a city or a port that supply it with goods and services. Hinterland was an area which was near adjacent, mane sata hua, chipta hua,